थोड़ा गड्ढा खोद के अंदर जाते हैं और तब देखते हैं कि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, राइट। सो मान लीजिए इसका मास कैपिटल एम है, रेडियस वही कैपिटल आर है, डेंसिटी है रो, ठीक है। और हम एक ऐसे पॉइंट पे मास को रख रहे हैं जो कि इस सरफेस के नीचे है, लेट्स से यहाँ पे है, राइट। मैंने क्या किया है, इस सिचुएशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? क्या है, एक बार मैंने ये इनर स्फीयर लिया, सॉलिड स्फीयर, और इनर स्फीयर के बाहर मैंने इस मास एम को रख दिया। इस इनर स्फीयर का रेडियस कितना देखो, आर माइनस डी, ठीक है। प्लस मैंने क्या किया, ये बाहर वाला पोर्शन, सिर्फ जो शेडेड पोर्शन है, ध्यान दीजिए सिर्फ उसी पे मास है, ये बाहर वाला पोर्शन लिया, राइट। इसका डेप्थ मेरा ये डी है और मैंने मास का कहां रखा है, इसके इनर पोर्शन पे रखा है, एम मास, राइट। अब आप ये देखो कि ये जो फर्स्ट वाली सिचुएशन है, इस फर्स्ट वाली सिचुएशन को आप लिख सकते हो ना, दिस इज सिचुएशन 2 प्लस सिचुएशन 3। क्या है, तो मैं यहां पे अच्छे से नोट लिख सकता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस केस is only due to the inner sphere. इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूं ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, डूब के मर जाएंगे। अब समझो सब आसान भाषा में। इस क्लास में सब कुछ आसान भाषा में समझाया जाता है। अगर आप भी किसी ऐसे बालक या बालिका को जानते हो जिसे बातों बातों में फिजिक्स समझनी हो, तो उसे ये वीडियो जरूर भेजें। Hey guys, मिस्टर शिवम पटेल, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। आज की क्लास में हम अपने जो टॉपिक हमारा चल रहा था ग्रेविटेशन, उसको आगे बढ़ाने वाले हैं, आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, एक बार हल्का सा देख लो जिससे आप लोगों को थोड़ा मजा सा आ जाए, राइट। हमने देखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखा था कि दो बॉडीज हैं जिनके बीच, जिनका मासेस है m1 m2, डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में r, सेंटर के बीच का डिस्टेंस, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो कितना होता है, d m1 m2 by r स्क्वायर, where capital G is universal constant of gravitation। ये सारी चीजें देखी थी, फिर इसका नेचर देखा था, ये सारे पॉइंट्स देखे थे, लिमिटेशंस देखे थे कि ये सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मासेस के लिए वैलिड रहता है, और पॉइंट मास क्या होता है वो अच्छे से हमने यहाँ पे समझा था कि तब हम लोग बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट मास की तरह कंसिडर कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें हमने देखी थी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था, राइट। फिर बात की थी कि वेट क्या होता है, राइट। तो आज कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहले लेट्स डू दिस क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन यहाँ पे ऑनलाइन है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, तुरंत कमेंट कीजिए, फटाक से आंसर मिलेगा, राइट। सो क्वेश्चन क्या है, टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ masses m and 2m respectively are kept at a distance d apart। तो चलो दो बॉडीज बना देते हैं। ये है भैया हमारा बॉडी ए, एक छोटा सा बॉडी ये हमारा है ए, जिसका मास क्या है, जिसका मास है m, और दूसरा बॉडी है हमारा बी, यहाँ पे है मान लो, राइट। और इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ क्योंकि इसका मास है 2m, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, d है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप यहाँ पे d बना सकते हैं, जैसा कि मैं बना रहा हूँ, राइट। सो ये डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू d, राइट। नाम भी लिख देता हूँ कि पहला वाला a है, दूसरा वाला b है। चलिए, तो ये हमारा a है और ये हमारा b है। अब बोला जा रहा है कि एक स्मॉल पार्टिकल हम कहाँ रखें, किस जगह पे रखें एक और नया पार्टिकल, सच दैट उसके ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ए और बी का वो जीरो हो जाए। ए और बी की वजह से जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स हो वो जीरो हो जाना चाहिए, हम उसको कहाँ रखें, ठीक है। तो आइए सोचने की कोशिश करते हैं। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर हमें पता है कि वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, राइट। तो आप अगर लेट से पहले इन दोनों के बीच में रखने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट तो जरूर होगा, देखो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है इन दोनों के बीच में, तो ए उसको अपनी तरफ पुल करेगा और बी उसको अपनी तरफ पुल करेगा, अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट तो जरूर होगा जहां पे ये दोनों फोर्सेस जो इक्वल हैं, जो अपोजिट हैं, वो इक्वल भी हो जाएंगे, राइट। तो इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ पे इन दोनों के बीच वाले जो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर है, वहां पे एक ना एक पॉइंट तो ऐसा होगा ही जहां पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, वो जो थर्ड ऑब्जेक्ट है, उस पर जीरो हो जाएगा, है ना। मान लो उसका मास मैं कैपिटल एम लिख दूंगा, जिसको मैं यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ। यस साहिल, कोई बात नहीं यार, अभी मैंने स्टार्ट किया, देखो क्वेश्चन करना शुरू भी नहीं किया, राइट। तो एक बात बताओ कि वो जो पॉइंट है जहां पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी सी पे जीरो होगा, वो ए के पास होना चाहिए या वो बी के पास होना चाहिए? जल्दी से कमेंट करके बताओ। आपको पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, अगर आर डिस्टेंस है तो मैं उस पॉइंट सी को, जो मास सी है, यस गुड आफ्टरनून कृष्णा यादव, जो मास सी है उसको ए के ज्यादा करीब होना चाहिए या बी के ज्यादा करीब होना चाहिए उस पोजीशन को जहां पे उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो? जल्दी से सोच, क्वेश्चन समझ गए ना मैं क्या पूछ रहा हूं?
कि वो पॉइंट ए और बी के बीच में कहां होना चाहिए, ए के पास होना चाहिए या बी के पास होना चाहिए। इसका आंसर आप यार इस तरीके से सोचो कि देखिए इन द मिडिल, नहीं मिडिल नहीं होगा, देखो मासेस अलग है साहिल। मिडिल में तो तब होता जब आपका ये बॉडी भी एम मास का होता, ये बॉडी भी एम मास का होता, तो आप बिल्कुल बीच में एक और मास रख देते अगर, तो उस पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता, राइट। लेकिन यहां पे देखो ये दूसरा वाला मास 2m है और ये वाला मास m है, तो 2m का मास ज्यादा है, इसका मतलब उसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मास के प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो इसका मतलब आपको जो नया मास रखना है वो छोटे वाले मास के पास रखना पड़ेगा। मान लो यहां पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट सी, इसका मास लेट से कैपिटल M है। अब ये छोटे वाले के पास क्यों होना चाहिए? हाँ, एक्सेलरेशन को जी से डिनोट करते हैं, सही बोल रहे हो, स्मॉल जी से, राइट। तो यहाँ पे देखो जो है वो जो हम नया मास रख रहे हैं जिसपे हम चाहते हैं कि एफ नेट 0 हो, वो जरूर छोटे वाले ऑब्जेक्ट के पास होना चाहिए। इसका रीजन क्या है कि छोटे वाले ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स तो कम होता है क्योंकि मास के प्रोपोर्शनल है, राइट। तो अगर हम डिस्टेंस कम कर दें छोटे वाले ऑब्जेक्ट से तो फोर्स इसका बड़ा हो जाएगा, और जो 2m मास है उसका मास बड़ा है, इसलिए मैं उससे डिस्टेंस ज्यादा कर देता हूं जिससे वो दूसरे फोर्स के इक्वल हो जाए। ये समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे देखो मान लो ये जो ए बॉडी है वो F1 फोर्स लगा रही है और ये जो बी बॉडी है ये F2 फोर्स लगा रही है, राइट। और डिस्टेंस मान लेते हैं ये ए से है x दूर, तो बी से कितना दूर हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस था आपका d, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा d माइनस एक्स। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से मुझे बताओ यार कमेंट करके, ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? ये डिस्टेंस x होगा अगर पॉइंट सी का, तो दूसरा जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? d माइनस एक्स। अब हमें क्या करना है, देखो F1 और F2 को इक्वेट करना है, राइट। यहाँ पे मैं लिखता हूं, देखिए फॉर एज पर क्वेश्चन, हमें पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट C शुड बी 0, दैट मींस F1 शुड बी इक्वल टू F2 इन मैग्नीट्यूड। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, राइट। तो F1 का वैल्यू लिखो, देखो कितना होगा F1। F1 क्या है? A और C के बीच का ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। तो A और C के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स लिखते हैं, देखिए G, M1 है मैं स्मॉल m, M2 है मेरा कैपिटल M, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? तो इनके बीच में डिस्टेंस है x, तो आप लिखेंगे x स्क्वायर, राइट। चलिए अब आप लिखेंगे F2 का मैग्नीट्यूड। F2 क्या है? तो C और B के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, C और B के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स जल्दी से लिख दो, तो G M1 M2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो G यहाँ पे M1 है 2m, M2 है कैपिटल M, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है d माइनस एक्स, इसका कर दो आप स्क्वायर। समझ रहे हो? ये मेरी वीडियो रुक तो नहीं गई यार, क्योंकि मुझे यहाँ पे वीडियो हाँ दिख रही है, ठीक है भैया, कोई परेशानी नहीं किसी को भी? चलो कूल। अब यहाँ से जो चीजें कैंसिल हो रही है कैंसिल करो, हमें x की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो देखो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है, यहाँ से मैं g कैंसिल कर सकता हूँ, स्मॉल m कैपिटल M सब कैंसिल कर सकता हूँ, राइट। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन कितना आसान सा आ गया है। अब ऊपर इधर बचा है +2, तो इसको मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास इक्वेशन आएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा अब क्या करें? तो ऐसा करते हैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो मुझे लगता है चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, बेटर है कि अंडर रूट ही ले लेता हूं। तो ये आ जाएगा हमारे पास √2x इज इक्वल टू d माइनस एक्स। कोई परेशानी किसी को? यहाँ पे और मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको लिख सकता हूँ मैं √2x प्लस एक्स इज इक्वल टू d, और अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो मैं x कॉमन लेके लिख सकता हूँ 1 प्लस √2 इज इक्वल टू d, राइट। तो x की वैल्यू आ जाएगी d डिवाइडेड बाई 1 प्लस √2। क्लियर है कि नहीं है? सबको समझ आया? हमें x की वैल्यू निकालनी थी, d तो क्वेश्चन में d ही गिवन था, राइट। तो ये जो x का डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में ये पोजीशन है, और यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो क्या होगा? तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि इस पे नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से मुझे कमेंट करके यहाँ पे बता दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। समझ आया? प्लीज कमेंट करो, मुझे कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं, आप लोग कर नहीं रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कि दो प्लैनेट्स हैं, अच्छा क्वेश्चन है और इसका रिजल्ट आप याद भी कर सकते हैं, राइट। दो प्लैनेट्स हैं, दोनों का रेडियस कितना है? एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है। एक प्लैनेट की डेंसिटी d1 है तो दूसरी प्लैनेट की डेंसिटी d2 है, राइट। आपको बताना है कि दोनों प्लैनेट्स में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो क्या है, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन क्या है? भाई अब प्लैनेट हर, जैसे अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे कितना है? 9.8 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो हर ये किस पे डिपेंड करता है? ये अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करता है, ये अर्थ की डेंसिटी पे मतलब मास पे डिपेंड करता है कि नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे दो प्लैनेट्स दिए हुए हैं, एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है, डेंसिटी d1 d2। हमें बताना है कि g की वैल्यू इनकी रेशियो क्या होगा।
बढ़िया क्वेश्चन है। चलो आके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले मैं दो बढ़िया से प्लैनेट बना देता हूँ, इजी क्वेश्चन है। यस कृष्णा, तुम सही बोल रहे हो। D R1 D1 2 R2, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, यही मैं बोल रहा था कि रिजल्ट जिसका आप याद कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, राइट। चलिए देखिए, तो ये हमारे पास लेट से पहला प्लैनेट है जिसका रेडियस है R1 और डेंसिटी है D1। ये हमारे पास दूसरा प्लैनेट है, लेट से इसका रेडियस है R2 एंड डेंसिटी है इसकी D2। ठीक है भाई। चलिए, अब हमें क्या पता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला हमने निकाला था वो हमें पता है क्या होता है। स्मॉल g की वैल्यू होती है Gm/r², यही होता है ना। अब यहाँ पे मास तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं मास की जगह लिख सकता हूँ, सी हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास की जगह मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल जी तो ऐसा ही है। डेंसिटी, डेंसिटी की जगह मान लो मैंने यहाँ पे d लिख दिया। वॉल्यूम है, ये एक स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³, राइट। और इसको आप डिवाइड करेंगे r स्क्वायर से, राइट। तो ये r स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा पावर को, आपके पास मिला क्या, g की वैल्यू आ गई आपके पास Gd/3 इंटू 4πr, राइट। ये आपके पास g की वैल्यू आ रही है, समझ रहे हो। तो यहां पे मैं इन दोनों प्लैनेट्स की बात करूं, तो अगर मैं प्लैनेट 1 के लिए लिखूंगा, तो प्लैनेट 1 के ये लिए जो कौन d था? की वैल्यू लेट से g1 है, ये तो वो मैं मैं क्या लिख सकता हरगिज हूं, नहीं ये करूंगा। हो जाएगा Gd/3। हालांकि मैं ऐसे भी यहाँ पे इसको दिखा सकता हूँ प्रोपोर्शनल करके, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली ऐसे करता हूँ। तो d की जगह d1 लिखूंगा, और इधर 4π/3 को अलग से लिख देता हूँ, और यहाँ पे आ रहा है मेरा r, राइट। सो Gd1r इंटू 4π/3 r1, r1 छोटा लिखना था मुझे, सॉरी, राइट, क्योंकि ये इसका रेडियस है और रेडियस हमने छोटा लिया है, छोटा r। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार, कोई भी डाउट हो तो बताना मुझे, राइट। सो Gd/r1 इंटू 4π/3। सिमिलरली जब आप सेकंड वाले के लिए लिखोगे, तो उसका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी G2 है। यहाँ पे क्या होगा देखो, तो d की जगह d2 लिखोगे, r की जगह r2 लिखोगे, बाकी सब तो सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा d2 r2 और 4π/3। ठीक, आपसे पूछा गया है इनका रेशो क्या है, तो आपको आंसर मिल गया। मिला कि नहीं मिला, देखिए सीधा सीधा आंसर है। अब G1/G2 पूछा गया है, तो ये कितना हो गया देखिए, आप जब आप इन दोनों चीजों को डिवाइड करोगे, तो 4π/3 कैंसिल, G/G कैंसिल, तो आपके पास आएगा D1r1/D2r2। तो आप ये रिजल्ट जो है वो याद कर सकते हैं कि दो प्लैनेट्स की अगर डेंसिटी और रेडियस दिया हुआ है या उनका रेशियो दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से मुझे कमेंट करो, कमेंट करके बताओ भैया समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है। सो दिस इज योर आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी कॉमन क्वेश्चन है, बस मैं आपको एक ही तरीके के कॉमन क्वेश्चंस करके दिखा। चलिए क्वेश्चन इजी है। तीन पार्टिकल्स हैं, तीनों का मास m है, राइट। इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, आपको बताना है किसी एक पार्टिकल पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है। इजी क्वेश्चन है, राइट। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दो ऐसा, राइट। लेट्स से ये हमारा सुंदर सा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हालांकि इक्विलैटरल लग नहीं रहा, लेकिन मान लो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और इसके तीनों साइड्स पे, तीनों सॉरी मतलब तीनों वर्टिसेस पे एक मास है, सेम मास है, ये तीनों मासेस हैं हमारे पास m, राइट। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। साइड लेंथ हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो साइड लेंथ यहाँ पे है a, राइट। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं कि ये साइड लेंथ मान लो ये a है, ये साइड लेंथ a है और ये साइड लेंथ a है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी एक पार्टिकल पे आप नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ, राइट। तो मान लो मैं इस वाले पार्टिकल पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालता हूं जो यहाँ पे है, जिसको मैंने ब्लू कलर से शो किया है, राइट। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा पुल करता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो इस पे ये एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगा और एक फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, है कि नहीं। और ये एंगल कितना है, ये एंगल है 60 डिग्री। तो जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो सिंपली इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। और आपको पता है वेक्टर एडिशन कैसे करना है, राइट। चाहे ये ऐसा क्वेश्चन हो इक्विलैटरल ट्रायंगल का, चाहे वो लोग एक स्क्वायर बना दे, रेक्टेंगल बना दे, पेंटागन बना दे, हेक्सागन बना दे, आप इसी तरीके से करोगे, बहुत ईजी है, राइट। सो ये समझ आ गया आपको। तो देखिए ये जो फोर्स होगा, जो इस वाले, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, राइट। तो ए और सी के बीच में जो फोर्स होगा वो बी और सी के बीच के फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि देखिए मासेस सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो वो फोर्स कितना होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो फोर्स होगा जी m1 m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, जी एम एम बाई ए स्क्वायर, राइट। सो जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होने वाला है ये फोर्स। तो यहाँ पे दो फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं, देखिए एक एफ है ये और एक एफ है ये, दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री, है ना। अब वेक्टर एडिशन आप लोगों को पता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट होता है सी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा,
ये हमारा फॉर्मूला होता है, मैंने ये डिराइव भी करके दिखाया था आपको जब मैं वेक्टर्स पढ़ा रहा था, राइट। तो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, ये वाला F और ये वाला F, और इनका जो वेक्टर सम है वही नेट फोर्स होगा इस मास पे, राइट। तो इन दोनों का वेक्टर सम निकाल देते हैं। मैं F नेट यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए F नेट विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर मतलब F स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब F स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एफ इंटू एफ, 2f स्क्वायर, और cos 60 यहाँ पे आएगा आपका cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो ये 1/2 को आप देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो 2f स्क्वायर हो ही गया, और इधर 2f स्क्वायर इंटू 1/2, तो ये 2 और 2 कट गया, क्या है आपके पास √3f, √3f आ रहा है, राइट। और ये जो f है इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो देखिए अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके बीचों बीच ऐसे जाता है कि नहीं। तो ये आपका f नेट का डायरेक्शन है, राइट, 30 डिग्री के एंगल पे, और यहाँ पे आप f की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो दिस इज √3, और f क्या है आपका, ये है f gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से मुझे बताओ। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। तो अब ये क्वेश्चन चलिए आप लोगों को समझ आ गया है। अब इसी की जगह मैं आपको बता देता हूं कि लेट्स से अगर आपके पास एक हेक्सागन होता या स्क्वायर होता तो आप क्या करते, राइट। आपको ये फॉर्मूला पता था कि नहीं पता था कृष्णा, ये बताओ पहले। दो वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला आपको पता था या नहीं पता था? अगर वेक्टर एडिशन पता है तब तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, वेक्टर एडिशन अच्छा पता है फिर तो इशू नहीं है। अब जैसे देखिए यहीं पे ट्राइंगल की जगह हो सकता है आपको स्क्वायर दे दिया जाए, राइट। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मान लो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे ऐसे ये बना हुआ है, ठीक है, सबका मास m है, एज लेंथ सबकी जो है वो सेम है a मतलब स्क्वायर है तो ऑब्वियसली सेम रहेगा। अब किसी एक पार्टिकल का आपको नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो आप क्या करोगे? अच्छा पूरा नहीं पढ़ा है, कोई नहीं मैं पढ़ा दूंगा पूरा, ठीक है, ये देखो, राइट। तो चलिए, और जो चैप्टर्स आप पूरा पढ़ चुके हैं उसकी भी मेरी वीडियोस देख लेना, पक्का मजे से समझ आएगा, ठीक है। अब देखो यार, इस पे ये जो एक m मास है, मान लो मैं इस रेड वाले पे फोर्स निकाल रहा हूँ, तो देखो एक फोर्स तो ये इधर लगेगा, मान लो ये फोर्स F है, एक फोर्स ये इधर लगेगा, मान लो ये फोर्स F है, ये दोनों फोर्सेस तो सेम रहेंगे, मैं नाम लिख देता हूँ, चलो इसका नाम F1, इसका भी नाम F1, ठीक। और एक ये जो ऑब्जेक्ट है जो डायगोनली अपोजिट है, ये भी इसको ऐसे पुल करेगा, राइट। मान लो ये फोर्स है F2, है ना। तो ये दोनों तो F1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये और ये इन दोनों के मासेस तो सबका ही सेम है, डिस्टेंस भी इसके लिए a है, इसके लिए भी a है, लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट इनके बीच का डिस्टेंस है √2a, राइट। तो फोर्स भी अलग होगा, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे देखो मैं F1 और F2 की वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास F1 कितना है देखिए, तो यहाँ पे F1 होगा हमारा gmm बाई डिस्टेंस का स्क्वायर a स्क्वायर मतलब dm स्क्वायर बाई a स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये तो आपको F1 मिल गया जो कि इधर लग रहा है एक, और एक F1 इधर लग रहा है। और ये जो दूसरा F2 है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आपको पता है भैया अगर ये स्क्वायर है, ये a है, ये a है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा √2a, राइट। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है √2a। तो जब आप F2 लिखोगे तो वो क्या लिखोगे, g m1 m2 में तो सेम आएगा m स्क्वायर, और डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा √2a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास gm स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अब आपके पास F1 आ गया, अब आपके पास F2 आ गया, ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। तो अब आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो देखो ये F1 और ये F1 का रिजल्टेंट कैसे आएगा, इन दोनों के एकदम बीच में आएगा, आएगा नहीं आएगा? जल्दी से बताओ। देखो ये वाला F1 और ये वाला F1, जैसे इधर दिखाता हूं मैं, देखो ये F1 और ये F1, इनका जो रिजल्टेंट होगा ये बीच में आएगा, ये कितना होगा, ये होगा √2f1। अब वेक्टर एडिशन से यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं a और a, दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है, तो आप सिंपली इसको कैसे करोगे, जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos 90 0 होता है, तो ये सिंपली हो जाएगा √2a, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ये हो गया √2f1। तो ये दोनों F1 का रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा इस डायरेक्शन में, वो होगा √2f1, और F2 उसी डायरेक्शन में ऑलरेडी है, तो जो F नेट होगा वो कितना होगा, ये होगा, सबसे पहली बात तो मैं लिख देता हूं अलोंग डायगोनल, ठीक। और इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, √2f1 प्लस F2। मैं चाहूं तो इसकी वैल्यू भी लिख सकता हूं, देखिए आपके लिए, तो √2f1 हो जाएगा मेरा √2f1 की वैल्यू है मेरी gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर, प्लस F2 की जगह मैं ये लिख दूंगा gm स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। अब आप अगर इसको सुंदर करके सजा कर लिखना चाहते हैं, हेलो D4 DJ कैसे हो भाई, तो आप इसको लिख सकते हो gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर, कर लो कॉमन, बचेगा क्या, देखो इधर √2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ आया कि नहीं आया? अरे ये तो दिख ही नहीं रहा है आपको, फाइनली यहाँ तक दिख रहा है, और इसके बाद इसको मैं लिख देता हूँ इधर gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर √2 प्लस 1/2। ये चीज मैंने उधर साइड में लिखी थी जिसमें मेरी फोटो आ गई है। क्लियर हुआ सबको, राइट?
जल्दी बताओ यार, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मैं भी देख लूं यार अपने मोबाइल में सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। स्क्रीन तो अच्छी दिख रही है यार, ब्लैक स्क्रीन। बढ़िया, सुंदर, ठीक है, समझ आ रहा है ना। अभी वापस हम अपने चलते हैं टॉपिक पे। ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म हॉलो शेल। यार वीडियो डिसलाइक किसने कर दिया यार, ये तो गलत बात है। हैं? भैया सारे लोग अभी जल्दी से वीडियो को लाइक करना जरा। वीडियो डिसलाइक किया जा रहा है, लाइक भी होने चाहिए। डिसलाइक पता नहीं क्यों किया है, किसने किया है, लेकिन लाइक कर दो। यस डीजे बोलो जी। देखो भाई, तो टॉपिक है, अच्छा मैं बता रहा था हमें पढ़ना क्या है आज, वेरिएशन ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ना है। लेकिन उससे पहले, वो पढ़ाने से पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताने हैं, राइट। तो वो देख लीजिए। यस D4 डीजे, मैं देख रहा हूँ आपका कमेंट। देखिए, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्म हॉलो शेल। अब ये हॉलो शेल क्या होता है? हॉलो शेल बोलने का मतलब है कि ये समझ लो एक प्लास्टिक की बॉल है, राइट, अंदर से खाली है, हॉलो है, और जो भी मास है इसकी सराउंडिंग, मतलब जो इसका जो बॉर्डर है, बाउंड्री है, बस उसी पे मास है। तो मान लेते हैं इसका टोटल मास कितना है, इसका लेट से टोटल मास है m, ठीक है। चलिए अब हमें ये चेक करना है कि अलग अलग पोजीशंस पे ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी वजह से कितना होगा, ठीक है। मैं बात करता हूं सबसे पहले आसान चीज से। देखिए, किसी भी पॉइंट के लिए, जो पॉइंट इसके सरफेस पे हो या सरफेस के बाहर हो, कोई भी, ध्यान से सुनिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी पॉइंट अगर इसके सरफेस पे हो या सरफेस के बाहर हो, उसके लिए ये ऐसे एक्ट करता है जैसे कि इसका सारा का सारा मास कहां हो, इसके सेंटर पे सिचुएटेड हो, राइट। मान लेता हूं कि इसका जो रेडियस है वो रेडियस है कैपिटल R, राइट। अगर कोई पॉइंट हो जो कि, जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहां पे एक छोटा स्मॉल एम मास लिख दिया, रख दिया यहाँ पे, राइट, तो इस स्मॉल एम मास पे, इस शेल की वजह से कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो वो होता है Gm/m/r², राइट। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं एट सरफेस, अगर कोई पॉइंट है जो सरफेस के ऊपर है, सरफेस पे है, तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, वो होगा Gmm/r²। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अज्यूम कर सकते हो कि इसका पूरा मास जो है वो इसके सेंटर पे है। तो अगर इसका पूरा मास सेंटर पे है कैपिटल M, तो देखिए इन दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल R, राइट। तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स लिख सकते हो Gmm/r²। समझ आया ये कि नहीं आया? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, समझ आ गया। चलिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका सरफेस के बाहर भी हो, राइट, जैसे यहां पे मैं बताता हूं, मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी पॉइंट पे रखा हुआ है, विच इज लेट्स से हियर, यहां पे हमारा m मास रखा हुआ है, और ये सेंटर से डिस्टेंस x पे है, राइट। इस केस में भी आप बोल सकते हो कि ये वैसे ही एक्ट करेगा सच दैट द इंटायर मास इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर। समझ रहे हो? अभी भी ये शेल जो है ये ऐसे ही एक्ट करेगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि एट आउटसाइड सरफेस, है ना, आउटसाइड सरफेस इसका क्या बिहेवियर है भैया, तो आउटसाइड सरफेस भी अगर आप इसका फोर्स निकालोगे तो क्या आएगा फोर्स, Gmm बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। तो F विल बी इक्वल टू Gmm बाई एक्स स्क्वायर। कोई परेशानी? तो ये दोनों पॉइंट्स तो आप याद रखिएगा, राइट। यहां पे मैं नोट भी लिख देता हूं कि इट विल एक्ट एज इफ इट्स entire mass is situated at its center। किसके लिए? बस इन दोनों पॉइंट्स के लिए, एक तो सरफेस के लिए और एक जो सरफेस के बाहर। ये दोनों तो आप समझ गए, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, अब इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको ध्यान से समझानी है, राइट। अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हुआ, जैसे मान लीजिए इसका शेल का तो मास हमें पता है m है, राइट, इसका रेडियस भी हमें पता है कैपिटल R है। अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट इसके सेंटर पे रख दिया स्मॉल m, तो बताइए इस पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? ठीक है, ये स्मॉल m वाला ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया इसके सेंटर पे, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा इस शेल की वजह से? क्या लगता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद मैं समझाता हूं, ये वैसे आसान है, इसका आंसर जल्दी से बता दो यार, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा ट्रिकी होगा, वो मुझे आपसे जानना है। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन समझ आ रहा है? अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास स्मॉल m है इस शेल के बीच में रख दूं, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? कोई बताएगा या मैं ही बताऊं? गेस कर दो यार, गलत होना कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन गेस तो करो। कोई नहीं बोल रहा यार, ठीक है यार। देखो, मुझे आंसर चाहिए था यार, बता दो कोई यार, कोई गेस वर्क कर दो प्लीज, कमेंट यार। क्या लगता है आपको? एकदम बीच में अगर मैं इसके रख दूंगा तो क्या होगा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स? देखो यहाँ पे इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स समझने में भी बहुत आसान है। इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 0 लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि देखिए, आप मान सकते हो कि ये जो शेल है वो बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना है,
है कि नहीं। यहाँ पे मैं डॉट्स डॉट्स बना देता हूँ। ये जो शेल है ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलके बना है। मैं यहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंट्स भी बना देता हूँ। ये बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट चीज समझाने में भी ये काम आएगा, राइट। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा ना, उसमें मुझे अच्छे से आप लोगों का रिप्लाई चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे अच्छे से आंसर दें। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि अगर मैं इसके सेंटर पे एक रखूंगा तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि जो शेल है, अज्यूम क्या, ऑब्वियसली ये जो शेल है ये बहुत सारे मासेस, छोटे छोटे मासेस से मिलकर बना है और वो सब इसको अपनी तरफ इस तरीके से खींचेंगे, राइट। हर छोटा छोटा मास इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये सब फोर्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और नेट ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर पे जीरो हो जाएगा। ये तो आप समझ गए, बहुत आसान है, राइट। क्वेश्चन क्या है अब दूसरा वाला, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबको कर देता हूं मैं इरेज, ठीक है, इसको मैं कर देता हूं इरेज। अब जो मैं बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ध्यान देना। अगर मैं सेंटर की जगह किसी और पॉइंट पे रख दूं तो क्या होगा। मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया यहां, सेंटर से थोड़ा डिस्प्लेस करके यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है। अब आपको बताना है कि क्या इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा या नहीं होगा। जल्दी से आप लोग मुझे अपने गेस वक्त बताओ। अब इसके ऊपर जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है, लग रहा है शेल की वजह से, वो कुछ वैल्यू होगी या जीरो होगा या क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा। क्वेश्चन समझ आ गया। इस पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, होगा। चलिए, कृष्णा बोल रहे हैं कि इस पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, राइट। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहाँ पे भी इसका ग्रेविटेशन, कृष्णा बोल रहे हैं जीरो होगा। ये कभी तुम बोल रहे हो होगा सर, कभी बोल रहे हो जीरो। आंसर सही है। इसका जो इसके ऊपर भी जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जीरो ही होगा। वो जीरो क्यों होगा, मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे भी इसके ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा। सेंटर पे तो समझना आसान था कि यहाँ पे सारे फोर्सेस इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाते हैं, सेंटर पे कोई भी समझ सकता है। यहाँ की बातें थोड़ी समझते हैं कि अगर आप नॉट ओनली यहाँ, आप अगर किसी हॉलो शेल के किसी भी पोजीशन पे अंदर कहीं पे भी कोई मास रख दो तो उस पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो ही होता है। इंटरेस्टिंग है ना, क्यों होता है जरा वो समझो, राइट। थोड़ा इसको न्यूमेरिकली नहीं, मैं आपको थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो मान लीजिए कि ये जो बाहर वाला आपका यूनिफॉर्म हॉलो शेल है, लेट से वो 100 छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। ये जो डॉट्स मैंने बनाए हैं वो लेट से टोटल नंबर उनका कितना है, 100 है, राइट। चलिए, तो हर मास इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, है कि नहीं। तो ये जो मासेस हैं वो इसको इधर अपनी तरफ खींच रहे होंगे, ऐसे इस तरीके से खींच रहे हैं। चलो, इसको चारों तरफ से मैंने इसको खिंचवा दिया, राइट। और जो बचे हुए मास हैं वो भी उसको अपनी तरफ खींच रहे होंगे, राइट। इनको मैं दूसरे कलर से बना देता हूं। तो मान लो ये मासेस जो हैं ये इसको अपनी तरफ ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है। सब नहीं बनाया, मैं थोड़ा ऐसे ही बना रहा हूं, बस आप समझ रहे हो ना कि ये बाकी जो मासेस हैं वो इसको अपनी तरफ इस डायरेक्शन में ऐसे खींच रहे हैं। ये तो समझ आ गया। सो लेट्स से कि ये जो पोर्शन है जो इसको राइट साइड खींच रहे हैं, लेट्स से ये कितना है, 40% यहाँ पे पार्टिकल्स हैं। और जो बचे हुए पार्टिकल्स हैं जो उसको लेफ्ट साइड खींच रहे हैं वो मान लीजिए 60% है। मतलब 60 पार्टिकल्स इधर हैं जो लेफ्ट खींच रहे हैं और 40 पार्टिकल्स उधर हैं जो आपको राइट खींच रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो, 40% जो है जो इसको राइट साइड खींच रहा है, इस 40% में मान लेता हूं कि पार्टिकल्स कम है, सिर्फ 40 पार्टिकल्स ही उसको राइट खींच रहे हैं। लेकिन इन पार्टिकल्स के लिए आप देखिए डिस्टेंस कम है। और आपने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है कि नहीं। तो ये जो 40 पार्टिकल उसको राइट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, भले ही वो नंबर में कम हो लेकिन उनके लिए डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, है ना। 60 पार्टिकल्स मान लो इधर से खींच रहे हैं लेफ्ट से, लेकिन उन सभी के लिए डिस्टेंस बहुत ज्यादा है कि नहीं। लेकिन ये जो 40 पार्टिकल अपने तरफ राइट खींच रहे हैं इनके लिए डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा लगा रहे होंगे। तो ये सिंपली ऐसा सीन हो गया कि आप लोग टग ऑफ वार खेलते हो ना, राइट। तो मान लो टग ऑफ वार में इस तरफ से 4 बच्चे हैं और दूसरी तरफ सिर्फ एक मैं खड़ा हूं, सुपरमैन, राइट। तो क्या होगा, ऑब्वियसली मैं ज्यादा मैं मजाक कर रहा हूं, चलो ठीक है। लेकिन मान लो यहाँ पे सुपरमैन खड़ा है तो वो क्या करेगा, इन सभी के फोर्सेस को बैलेंस कर लेगा ना। मैं तो इतना पावरफुल नहीं हूं लेकिन कोई बहुत ताकतवर बंदा होगा तो वो इन 4 बंदों के फोर्सेस को बैलेंस कर लेगा और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा बीच में अगर कोई बंदा बांध दो उसके ऊपर तो, राइट। सेम सीन यहाँ पे भी हो रहा है कि ये जो 40% पार्टिकल्स हैं जो उसके राइट में, 40-30 कितने भी हो, राइट, कहीं पे भी आप उसको रख सकते हो, उनका फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है। और जो बचे हुए पार्टिकल्स हैं उनका डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है और इसलिए उनका नेट फोर्स कम हो जाता है। मतलब टोटल मिला के, कुल मिला के नेट फोर्स किसी भी पॉइंट पे जीरो रहता है शेल में। समझ गए आप, नहीं समझ गए, नोट लिख दूं मैं इसका एक, जल्दी से बताओ। यहाँ पे मैं बढ़िया सा नोट लिख देता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड लिख देता हूं मैं, बेटर रहेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट इनसाइड
यूनिफॉर्म हॉलो शेल इज जीरो, किसी भी पॉइंट पे, समझ रहे हो, इस पॉइंट पे, 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 किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो जीरो रहता है। कृष्णा को समझ आ गया, वेल डन। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, ये चीज आप समझ गए। ये चीज हम यूज करेंगे जब हम डिराइव करेंगे ना, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करता है अर्थ के, अगर आप अंदर जाओगे तो, राइट। आपको पता होगा, अगर आपने अपनी क्लासेस में एनसीईआरटी में जो भी पढ़ा है, स्कूल में जो चल रहा है, तो इतना तो आपको पता होगा कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी की वैल्यू है, आप जैसे सरफेस के ऊपर जाओगे कम होगी, सरफेस के नीचे आओगे तो भी कम होगी, राइट। आप ये डिराइव करते हो तो हम देखेंगे कि जो हमें डिराइव करना है कि अर्थ के सरफेस के नीचे जाओगे, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो आप डिराइव करते हो, उसमें ये चीज हमारे लिए काम आती है, राइट। ये रिजल्ट काम आता है, इसलिए मैंने ये आपको समझाया। ठीक, अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। ठीक है ना, तो सॉलिड स्फीयर क्या है, मतलब ये जो मास है इसका, लेट्स से इसका मास कैपिटल एम है और ये आर है, ये सॉलिड स्फीयर मतलब इसका मास जो है इसकी पूरी बॉडी में है, ये हॉलो नहीं है, ये पूरा क्या है, सॉलिड है। इसका कुछ डेंसिटी होगा, मान लीजिए इसका डेंसिटी है रो। ठीक है, डेंसिटी लिख देता हूं, लेकिन पहले मैं यहाँ पे इरेज कर दूं, समझ रहे हो। चलो, तो मान लेते हैं इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी है रो। चलो, तो अब अलग अलग पॉइंट पे हम देखेंगे कि इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो बहुत आसान है, ये भी दो पॉइंट्स के लिए तो बहुत आसान है। अगर मैं सरफेस पे रख दूं कोई मास, या सरफेस के बाहर रख दूं, तो इन दोनों केसेस के लिए ये ऐसा ही एक्ट करेगा, सच दैट द एंटायर मास इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर, है ना। ये डिस्टेंस आर है और मान लीजिए ये डिस्टेंस एक्स है, तो इस वाले के लिए इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो होगा जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि इंटायर मास जो है वो सेंटर पे है, समझ रहे हो। और इस वाले के लिए जो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो होगा हमारा जी m1 कैपिटल एम, m2 स्मॉल एम, बाई डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर, आप सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, समझ रहे हो। तो मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पे एक नोट, फिर से जैसा आपका हॉलो शेल के लिए था सेम टू सेम वैसा इसके लिए भी है, कि फॉर अ पॉइंट एट सरफेस और आउटसाइड सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर कैन बी कंसिडर्ड एज इफ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, बोलो। स्फीयर कैन बी कंसिडर्ड एज इफ its entire mass is situated at its center। ये केवल किसके लिए है, जब आपका कोई पॉइंट जो आप जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो वो सरफेस पे हो या सरफेस के बाहर हो, इतना समझ आया। सरफेस के अंदर होगा तो खेल थोड़ा अलग है, राइट, वो समझते हैं खेल, डेरिवेशन तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। लेकिन अब आप नेक्स्ट वाला खेल देखो कि अगर हम किसी पॉइंट जो कि अंदर है इस स्फीयर के, उस पॉइंट पे निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, राइट। तो दिस इज फॉर अ पॉइंट इनसाइड स्फीयर, राइट। थोड़ा गड्ढा खोद के अंदर जाते हैं और तब देखते हैं कि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, राइट। सो मान लीजिए इसका मास कैपिटल एम है, रेडियस वही कैपिटल आर है, डेंसिटी है रो, ठीक है। और हम एक ऐसे पॉइंट पे मास को रख रहे हैं जो कि इस सरफेस के नीचे है, लेट्स से यहाँ पे है, राइट। ये हमने रख दिया अपना पार्टिकल या जो मास हमारा एम है, ये हमने रख दिया यहाँ। कैसे रखा, तो लेट्स से इसको हमने डी डेप्थ पे रखा है, मतलब सरफेस से डी नीचे रखा है ना। तो ये इसका सेंटर था यहाँ पे, राइट। ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ है डी, और ये ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, फिर टोटल आर था तो ये हो जाएगा आपका आर माइनस डी, ठीक है। अब इस सिचुएशन को समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, राइट। इस सिचुएशन को देखिए मैं कैसे ड्रॉ करता हूं, मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी ऐसे एक स्फीयर बनाता हूं जिसका रेडियस है आर माइनस डी, ठीक है। पहले मुझे पूरा डायग्राम बनाने दीजिए, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ ये आर माइनस डी का, एक सेकंड ना मैं जल्दी से बना लूं, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा होल्ड ऑन कीजिए, यहाँ पे सर्कल वर्कल बनाना पड़ेगा मुझे, और ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा सुंदर बने, ठीक है। प्लस ऐसा ही एक और बनाना है मुझे, वाह काफी कुछ सर्कल जैसा बन गया मेरे से, डार्क नहीं बनाता ऐसे, ड्राइंग देख लो बिल्कुल मस्त सर्कल जैसा ही, एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं बनेगा यहाँ पे, खैर देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस है आपका और इधर मैं मास रखता हूँ यहाँ, ठीक है। चलिए अब आता हूं मैं आपको समझाने, ठीक है। थोड़ा और यहाँ पे थोड़ा कलरफुल बना दूं जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूं।
यार एक बात है, क्लास में बोर्ड पे पढ़ाने से ज्यादा अच्छा यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हो, राइट। वहां पे आप कलर नहीं यूज कर सकते, तो ये इशू हो जाता है, और कोई बात नहीं है, राइट। अब मैं ये कलर क्यों कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड जरा होल्ड करो, ठीक है। शेडिंग क्यों कर रहा हूँ, देखो भाई, तो ये जो सिचुएशन है जिसमें हमने इस ऑब्जेक्ट को डी डेप्थ नीचे रखा था, राइट, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये हेलो साहिल बहुत लेट हो गया, अभी किधर भाग गए थे। इसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश करो, मैंने क्या किया है, इस सिचुएशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। क्या है, एक बार मैंने ये इनर स्फीयर लिया, सॉलिड स्फीयर, और इनर स्फीयर के बाहर मैंने इस मास m को रख दिया। इस इनर स्फीयर का रेडियस कितना देखो, r माइनस b, ठीक है। प्लस मैंने क्या किया, ये बाहर वाला पोर्शन, सिर्फ जो शेडेड पोर्शन है, ध्यान दीजिए सिर्फ उसी पे मास है, ये बाहर वाला पोर्शन लिया, राइट। इसका डेप्थ मेरा ये d है, और मैंने मास का कहां रखा है, इसके इनर पोर्शन पे रखा है, m मास, राइट। अब आप ये देखो कि ये जो फर्स्ट वाली सिचुएशन है, इस फर्स्ट वाली सिचुएशन को आप लिख सकते हो ना, दिस इज सिचुएशन 2 प्लस सिचुएशन 3। ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, जल्दी से मुझे बताओ। आप देखो ना, ये छोटा वाला स्फीयर मैं इस वाले में घुसा दूंगा तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। 2 + 3 = 1, यस और नो, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अरे बता दो, कोई तो कमेंट करके बताओ। यहाँ पे क्या था, ये अंदर रखा हुआ था मास, मैंने इसको दो अलग अलग सिचुएशन में तोड़ दिया, एक अंदर वाले के बाहर और एक बाहर वाले के अंदर। जल्दी से बताओ, ये समझ आया कि नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये। इज 1 = 2 और 3, ये आपको समझ आया, 1 = 2 और 3, क्योंकि ये बोल दोगे हाँ तो फिर मैं आगे अपना कंटिन्यू करूंगा ना, टाइम खत्म हो गया है। जल्दी से बोलो, हाँ हाँ हाँ, मैं हाँ सुनना चाहता हूँ, जल्दी बोलो, बोल दो भैया। किसी को कोई परेशानी, कोई नहीं बोल रहा है, मैं ही बोल देता हूँ फिर यार। देख लो भाई, अगर आप लोगों को ये समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है कि इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा सिचुएशंस को, तो मेरे पास सिचुएशन 1 बन जाएगी। मतलब मैं इस वाली सिचुएशन को जो हमें दी गई है उसको समझने के लिए अलग अलग तरीके से देखूंगा, राइट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो थर्ड सिचुएशन है, वहां पे देखो कि ये जो मास हमने m मास रखा है, ये एक शेल के अंदर रखा हुआ है ना, है कि नहीं। ये जो मास है m मास स्मॉल m, वो एक शेल के अंदर है, ये बाहर वाला क्या है, एक शेल है। अब ये क्या होगा, देखो इस शेल के हर पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींचेंगे, राइट, जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था। इस शेल का हर पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींचेगा, और क्या होगा, नेट फोर्स जो होगा इस पे वो 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो शेल की वजह से नेट फोर्स तो 0 होता है कि नहीं। तो इससे आपको ये पता लगता है कि जब आप किसी सॉलिड स्फीयर के डी डेप्थ अंदर जाके किसी मास को रखते हो, राइट, तो उसपे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो सिर्फ इनर स्फीयर की वजह से लगता है। आउटर स्फीयर मतलब जो उसके बाहर वाला स्फीयर है, ये जो मैं इसको ब्लैक कलर से शेड कर रहा हूं, इसकी वजह से कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं आता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। यही मैं यहाँ पे प्रूव करने की बात बता रहा था। तो मैं यहाँ पे अच्छे से नोट लिख सकता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स in this case is only due to the inner sphere। साहिल क्यों, किस सोच में पड़े हो, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, साहिल को नहीं समझ आया। ओके, साहिल को इसलिए नहीं समझ आया क्योंकि साहिल यहाँ पे गायब था जब मैं ये समझा रहा था, जब मैं ये वाला पॉइंट समझा रहा था कि एक हॉलो शेल है, ये शेल है। देखो आप यहाँ पे फिर से वीडियो को रिपीट कर लेना, ठीक है, रिपीट टेलीकास्ट एक बार देख लेना कि अगर आपके पास एक हॉलो शेल है, मतलब बाहर प्लास्टिक की बॉल टाइप का चीज है, और आप उसके बीच में कहीं पे भी कोई मास रखते हो, तो उस पे क्या होता है, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है। उसी को मैंने यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप समझ जाओगे, डोंट वरी, आप एक बार रिपीट देख लेना इसको, तो यहां तक आप समझ के रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमें बस क्या करना है, हमें बस ये देखना है कि इस अंदर वाले स्फीयर की वजह से इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है। अब वो तो हमारे निकालने के लिए बहुत आसान है, ये समझ आ गया आपको। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो टेक केयर, तब तक आप वीडियो देखो, ये सारी चीजें बुक से पढ़ो, और जो भी नहीं समझ आता है मुझे कमेंट करके आप इसी तरीके से बताते रहना, जिससे मैं उसको क्लास में कवर करता रहूं, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। नाम तो मेरा पता ही होगा आपको। इसी तरीके से वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सो मिलेंगे आपसे फिर से, टाटा बाय बाय, घर पे रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। चलो बाय। निराशा है, मायूसी, जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा। बेबसी, बेचैनी, जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा। ठीक है, ठीक है, समझ गया।
Okay, okay. Thank you.